जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी को एक बहुत ही शानदार माउंट मिल गया था। फिर वो इस पे सवारी करते हुए लेवल अप करने के लिए रिवर एंड सी अरीना की तरफ निकल जाता है, जहां पर उसे लेवल अप करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलने वाले थे। फिर वो सी अरीना में आके अपने वुल्फ्स के साथ वहां के सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आनिया भी अपनी टीम के साथ मॉन्स्टर्स को हंट कर रही थी, पर वो अपनी टीम के साथ इस बार एक चमचा भी लेके आई थी जो घड़ी घड़ी आनिया की तारीफ कर रहा था और शैडो की बुराई किया जा रहा था। तो आनिया भी इसकी अच्छे से खिंचाई कर लेती है, जिससे इसकी फुल बेइज्जती हो जाती है। फिर उसके एक टीममेट को एक ग्लैडिएटर अरीना जैसी जगह मिलती है, पर वहां के सारे मॉन्स्टर्स मर चुके थे। तो ये लोग चेकआउट करने के लिए वहां पर जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारी लूट मिलती है। आनियो तुरंत समझ जाती है कि ये शैडो का काम है, पर उस चमचे को अब भी भरोसा नहीं होता। तो आनियो मैसेज करके शैडो को बुलाती है। अगले पर शैडो अपने वुल्फ पे सवार होकर सीधा उस चमचे के पीछे ही आ जाता है, और जैसे ही शैडो अपने वुल्फ का स्टेल्थ मोड को डीएक्टिवेट करता है, तो ये चमचे जैसे ही इतने जॉइंट वुल्फ को अपने पीछे देखता है, तो ये इतना घबरा जाता है कि वो पेंटो ही मुद देता है। पर क्वेंग फेंग इसे इग्नोर करते हुए अपने सामानों को बेचने में लग जाता है, और ये चमचा इस बेइज्जती को अब भी नहीं भूला है, और वो शैडो से बदला लेने के बारे में सोच रहा है। यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था, पर नए एपिसोड की शुरुआत से पहले मैंने एक नया चैनल ओपन किया है, जहां पर मैं और भी नई नई लेटेस्ट सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर तुम लोगों को नई नई सीरीज भी देखनी है तो जाके तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पे भी फॉलो कर लेना। अब हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें क्वेंग फेंग को अपने जायंट वुल्फ के साथ राइड करते हुए दिखाया जाता है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर छलांगे मारते हुए आगे भाग रहा था। एक नोटिफिकेशन में रैंकिंग लिस्ट को दिखाते हैं, जहां शैडो अब लेवल 13 पे पहुंच चुका है। जस्टिस एग्जीक्यूशन मतलब आन्यू लेवल 10 पे, वांगमिंग भी लेवल 10 पे, और ब्लैक प्लम यानी कि लिटिल ब्लैक भी लेवल 10 के साथ रैंकिंग लिस्ट में नंबर 4 पे आ चुकी है। फिर क्वेंग फेंग आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ स्पैम को चेक करता है, जहां उसकी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 245 साल की हो चुकी है, और उसके पास 255 इवोल्यूशन पॉइंट्स भी हैं। एमसी से देखने के बाद कहता है कि मैंने अभी अभी जिस अरीना को पूरा क्लियर किया, वहां के सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मुझे एक ठीक ठाक सी गोल्ड रैंक की एक स्किल मिल गई है। इस स्किल का नाम है क्वाइट हाइड अवे। ये गोल्ड रैंक की स्किल देखने में तो फनी लगती है, पर इसका इफेक्ट तो अच्छा खासा है। इसमें खड़े खड़े ही तुम स्टेल्थ मोड में जा सकते हो। जब तक तुम हिलो डुलोगे नहीं, किसी पर हमला नहीं करोगे, तब तक तुम हमेशा के लिए वहीं पर ही स्टेल्थ में रह सकते हो। और जब तुम स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करोगे तो तुम्हारी अटैक पावर में 300 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। इसमें 120 सेकंड का कूलडाउन है और लेवल 13 की लेवल रिक्वायरमेंट है। ये स्किल देख के भले ये नॉर्मल लग रही हो, पर रियलिटी में इसका इफेक्ट जानने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और वो कहता है ये बस मेरी स्टेल्थ को इनहेंस ही नहीं करता, बल्कि मैं अगर किसी से फाइट करने भी जाऊं तो मैं वहां डायरेक्टली 2 बार स्टेल्थ ब्रेक का यूज कर सकता हूं। इसमें स्टेल्थ ब्रेक का डैमेज बस 300 पॉइंट्स का ही है, जिसमें मैं अगर अपनी बाकी स्टेल्थ ब्रेक और बाकी स्किल एनहेंसमेंट्स वाली स्किल्स का इस्तेमाल करूं तो ये डैमेज 2 से 3000 तक पहुंच सकता है। पर अभी तो मैंने इसका बेस्ट पार्ट बताया भी नहीं है। जब भी मैं गेम में एंटर करता हूं तो मेरी रियलिटी में बॉडी इंटेंजिबल स्टेट में आ जाती है, मतलब कि लोग मुझे देख सकते हैं पर मुझे छू नहीं सकते। पर अब से मैं जब भी गेम में आने वाला हूं तो मैं तुरंत ही अपनी क्वाइट हाइड अवे स्किल का इस्तेमाल कर लूंगा, जिससे मेरी बॉडी भी इनविजिबल हो जाएगी। और अब मैं जैसे ही गेम में आ जाऊंगा तो मेरी बॉडी इंटेंजिबल और इनविजिबल दोनों हो चुकी है, मतलब कि मैं रियलिटी से पूरी तरह से गायब हूं। ना कोई मुझे देख सकता है, ना कोई छू सकता है, क्योंकि इस स्किल की वजह से एमसी की बॉडी हमेशा हमेशा के लिए इनविजिबल हो सकती है। जब तक एमसी खुद हिला डोला ना करे या किसी पे हमला ना करे, वो इनविजिबल ही रहेगा। ये समझ में आने के बाद तो एमसी बिना देरी किए सीधे इस स्किल को इवॉल्व करके एपिक टियर तक पहुंचाने लगता है। एमसी 11 इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है, और उसकी क्वाइट हिडन स्किल गोल्ड से 4 लेवल इवॉल्व करती हुई सीधा एपिक ग्रेड तक पहुंच जाती है। अब इस स्किल में स्टेल्थ ब्रेक का डैमेज 300 से 800 पॉइंट तक पहुंच चुका है। इसका कूलडाउन 120 से 60 सेकंड का ही रह गया है, बाकी सब कुछ सेम है। फिर क्वेंग फेंग सोचता है कि अब मेरे पास इतने सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स हैं तो कुछ और स्किल्स को इवॉल्व कर लिया जाए। तो 34 इवोल्यूशन पॉइंट्स को कंज्यूम करके पॉइजन डार्ट्स को 2 बार इवॉल्व करके सीधा एपिक टियर तक पहुंचा लेता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 17 मीटर से 20 मीटर तक पहुंच चुकी है। इसका मैक्सिमम अटैक डैमेज 240 से 400 तक पहुंच चुका है। इस डार्ट में जहर होता है, जो एक बार लगने के बाद रियल डैमेज का 80% देता था, अब 100% कंटिन्यूअस डैमेज देगा हर सेकंड पूरे 5 सेकंड तक। पर ये डार्ट किसी वीक पॉइंट पे लगने के बाद कोई पॉइजन डैमेज नहीं देता, और इसका पॉइजन स्टेट को स्टैक भी नहीं किया जा सकता। देन क्वेंग फेंग अपने 200 इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके गिफ्ट ऑफ ग्लोरी को इवॉल्व करके मिथिकल टियर तक पहुंचा लेता है। अब गिफ्ट ऑफ ग्लोरी लेजेंडरी टियर से मिथिकल टियर तक पहुंच चुका है। पहले एमसी के लिए किसी का भी वीक पॉइंट 200% बड़ा होता था, अब 300% तक बड़ा होगा। इसका वीक पॉइंट अटैक रेट डबल हो चुका है, और इसकी एक्टिव स्किल थ्रोट स्लिट पहले ही अगले 3 सेकंड तक 150% एक्स्ट्रा डैमेज देती थी, अब 200% देगी। पहले इसका कूलडाउन 25 सेकंड था, अब 15 सेकंड ही रह गया है, जो एमसी के लिए सिर्फ 9 सेकंड का ही है। क्वेंग फेंग ये देख के बहुत खुश होता है, और वो कहता है कि मिथिकल स्किल्स तो सच में बहुत पावरफुल होती हैं। अब बस कुछ स्पेशल मॉन्स्टर्स को छोड़ के किसी भी मॉन्स्टर्स पे मेरा हर अटैक एक वीक पॉइंट अटैक डैमेज ही होगा। देन क्वेंग फेंग अपने हाथ में एक पेंडेंट को निकालता है, और ये पेंडेंट भी उसे इसी अरीना के अंदर से मिला है। ये एक प्लेटिनम टियर की असेसन टियर एक्सेसरी है,
है, इसका नाम है स्विंडलर्स पेंडेंट। ये फिजिकल पावर को 45 से, स्ट्रेंथ को 20 से, कॉन्स्टिट्यूशन को 20 से प्लस करता है। इसका इक्विपमेंट की लेवल रिक्वायरमेंट लेवल 13 है और इसमें एक यूनिक स्पेशल इफेक्ट है जो स्टेल्थ के लेवल को 1 से प्लस कर देता है। ये पेंडेंट पाके तो क्वेंगफेंग फूले नहीं समा रहा था और वो सारी स्टेल्थ लेवल मिला के कहता है कि अब मेरे पास लेवल 4 की स्टेल्थ है, इस स्टेज में कोई मुझसे नहीं छुप सकता और कोई मुझे ढूंढ भी नहीं सकता। फिर वो अपने मुंह पे लगी रुमाल जैसी चीज पे इशारा करते हुए कहता है कि यह है एक शैडो वेल जिसने मेरी डॉच रेट को 83% तक इंक्रीज कर दिया है। ये भी मुझे इसी अरीना में से मिला है। ये गोल्ड टीयर का असेसन टीयर का इक्विपमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को 5 से, स्प्रिट को 5 से और डॉच रेट को 32% से इंक्रीज करता है। क्वेंगफेंग इन सारी चीजों की खुशियां मनाते हुए आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसको सामने एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और सामने बहुत ज्यादा धुंध उड़ रही थी। एमसी जब इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां जाने लगता है तो वो बीच रास्ते में ही एक जगह पे आके रुकता है और वो कहता है ये तो, और हमें सामने दिखाते हैं एक बिल्डिंग के पीछे से हमें किसी त्रिकोण हैट वाले मॉन्स्टर की शैडो दिख रही थी। जब हमें इसे सामने से दिखाया जाता है ये किसी पिरामिड में बने किसी गोलम जैसा लग रहा है, बस इसके ये जायंट रोबोट जैसे हाथ और ये बड़ी बड़ी सिकल्स। इसका पूरा का पूरा शरीर मेटल से ही बना था। अपना एमसीबी स्टेल्थ मोड में इसे देखते हुए कहता है सेंट ऑफ स्टील, कौन इतना खतरनाक बंदा है जिसने इतने पावरफुल बॉस को बाहर निकाल लिया। ये सेंट ऑफ स्टील अपने जायंट सिकल से यहाँ आसपास खड़े सारे प्लेयर्स पे कैजुअली हमला करके सबको मारती जा रही थी और अपना एमसी इसके बारे में बताता है मेरी पिछली जिंदगी में ये जियांगाई सिटी के रुइंस में जब आई थी तब हजारों लोगों ने इसके ऊपर हमला किया था, पर अंत में इसके द्वारा मारे गए लोगों का नंबर 4000 से भी ज्यादा हो गया था। पर सच तो ये है कि ये एक सेंचुरी की गार्डियन है जिसका नाम चर्च सेंचुरी है। ये इस जियांगाई रुइंस का सेकंड सबसे बड़ा शेल्टर है। एमसी से इमेजिन करते हुए बताता है कि मैं पहले तो चाहता था कि मैं कॉन्सिसी को निपटाऊं और उसके बाद इससे डील करूं, पर अब जबकि ये बॉस खुद से चल के यहाँ आ चुकी है तो मैं पहले इससे ही निपटाता हूँ। फिर क्वेंगफेंग अपने वुल्फ के साथ एक छलांग मारते हुए दूसरी बिल्डिंग की छत पे आ जाता है और वो छत से नीचे देखता है जहाँ स्टील सेंटर्स बड़े आराम से अपने सिकल्स की हेल्प से कैजुअली इन प्लेयर्स को दूर फेंकती जा रही थी और एक एक हमले में सारे प्लेयर्स मरते जा रहे थे। यहाँ एक बंदा अपनी जान को सेक्रीफाइस करके दूसरे बंदे की जान बचाता है तो दूसरा बस उसका नाम पुकारता ही रह जाता है। इतने में दूसरा हमला उसकी तरफ आने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से एक छलांग मारते हुए खुद को बचाता है, पर उसके बगल में खड़ा एक टीममेट वो खुद को नहीं बचा पाता और वो 2 भागों में बढ़ जाता है। अपना एमसी देख के कहता है तुम लोग अभी के टाइम पे स्टील सेंट से निपटने की सोच रहे हो, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा घमंड है। पर फिर वो किसी और को देख के बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या ये और हमें सामने एक बंदे को एक टाइगर माउंट पे बैठे बैठे उस स्टील सेंट के हमले को डॉज करते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि क्वेंगफेंग इसे जानता है। वो इसका नाम बताता है चेन वूमिंग। इसके पास एक हिडन प्रोफेशन है नाइट टेम्पलर। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इसके साथ 9 बार ऑल आउट फाइट की, पर कभी भी हम दोनों के बीच एक क्लियर विनर निकल के नहीं आ पाया। ये एक बहुत ही चालाक और धोखेबाज किस्म का बंदा है। ये जब भी मेरे द्वारा हारने वाला ही होता था तो ये हमेशा ही कोई ना कोई घटिया ट्रिक का इस्तेमाल करके मुझसे एस्केप कर ही जाता था। मेरी पिछली जिंदगी में स्टील सेंट को चेन वूमिंग की गिल्ड नाइट टेम्पलर्स ने हराया था। इसके बाद लोग हम दोनों के बारे में ही बहुत सी कहावतें फैलाने लगे, गॉड ऑफ डेथ इन वेस्ट और होली टेम्पल इन ईस्ट। हम दोनों के बीच में झगड़े तो अक्सर होते ही रहते थे और हम दोनों इस जियांगाई सिटी के रुइंस पे ईस्टर्न और वेस्टर्न एरियाज पे पूरा कंट्रोल करके बैठे थे। पर जब नाइट टेम्पलर्स की गिल्ड ने पहली बार अपने मेंबर्स को रिक्रूट करना शुरू ही किया था तब इन्होंने अपने मेंबर्स के साथ हेजेमोनिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जिसमें मेंबर की सेफ्टी की तो गारंटी दी गई थी, पर उस मेंबर को जिंदगी भर के लिए 50% तक टैक्स रेट चुकाना पड़ेगा। गिल्ड में ज्यादातर मेंबर्स तो बस टॉप लेवल ब्लैक स्लेव्स ही बन के रह गए थे। फिर एमसी गुस्से में इस बंदे की तरफ घूरते हुए कहता है एकदम सही चेन वूमिंग, इस बार तू कहीं नहीं भाग पाएगा। फिर हमें इधर स्टील सेंट की तरफ दिखाते हैं जो कैजुअल स्ट्राइक्स में ही प्लेयर्स को निपटाए जा रही थी। तभी क्वेंगफेंग अपने स्टेल्थ मोड में स्टील सेंटेस और इन प्लेयर्स के ग्रुप के बीच में आ खड़ा होता है और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी पूरी आंखें लाल हो जाती हैं। चारों तरफ डार्क ऑरा फैलने लगता है और अपने एमसी ने यहाँ डार्क नाइट रिंग ब्लेड का इस्तेमाल किया था जिससे कई सारे लोग इसके अंदर चपेटे में फंस जाते हैं और वहीं पे ही मरने लगते हैं। इसी भौर के बीच एमसी के पास कई सारे प्लेयर्स के मरने की नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। मैं नहीं बताऊंगा कौन कौन मरा है, क्या ही करोगे नाम जान के। इवन क्वेंगफेंग भी इन सबको इग्नोर ही कर रहा होता है, पर जब चेन वूमिंग अपने लोगों को ऐसे मरते कटते हुए देखता है तो वो चिल्लाने लग जाता है क्या ये किसने किया, क्या ये शैडो है, तुम्हारे साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम हमारे लोगों को क्यों मार रहे हो। तो क्वेंगफेंग सीधा स्टेल्थ मोड में इसके पीछे आ जाता है और वो कहता है क्योंकि मुझे बीफ खाना पसंद नहीं है। जो सुन के ये बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है पर ये कुछ कर पाता उससे पहले ही क्वेंगफेंग इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करके इससे और इसके पूरे ग्रुप को काटते हुए फिसल के आगे निकल जाता है। फिर वो बड़ी स्टाइल में पीछे मुड़ के अपना हाथ घुमाता है जिससे उसका क्लोक भी हवा में लहरने लगता है और वो अपना फ्लावर कर्स का इस्तेमाल करता है
जिससे चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर लाल पत्तियां घूमने लग जाती है और इन सब के ऊपर फ्लावर्स उगने लगते हैं जो इनकी सारी लाइफ स्पैम चूस लेते हैं और थोड़ी देर में ये सारे के सारे इस रूइन सिटी के सेंटर में रिस्पॉन हो जाते हैं। चेन वूमिंग इससे इरिटेट होते हुए चिल्लाता है, शैडो कमीने, तू बीफ नहीं खाता तो इससे हम लोगों का क्या लेना देना। पीछे से इसका एक चमचा चिल्लाता है, बॉस मेरी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 0 हो गई है। दूसरा चमचा चिल्लाता है कि ये जरूर उस डैम शैडो की स्किल होगी। प्रेसिडेंट चलो अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उससे फाइट बैक कर सकें। तो चेन वूमिंग इस पे चिल्लाने लग जाता है, तू मरना चाहता है क्या इडियट, क्या तू जिंदगी से थक गया है? चलो कोई नई जगह ढूंढते हैं डेवलप करने के लिए ताकि हम अपनी एक खोई हुई लाइफ स्पैम का लॉस कवर अप कर सकें। पर इसी बदकिस्मत टीम के अंदर एक जाना पहचाना चेहरा भी था जिसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है। दोबारा मरने के बाद तो बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती है। वो अब अपनी जिंदगी से हार मान चुकी थी और फुट फुट के सबके सामने ही रोने लग जाती है और वो मनी में सोचती है, शैडो तुम मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? मेरी लाइफ स्पैम अब तो जीने के लिए भी ज्यादा लाइफ स्पैम नहीं बची है। इधर एमसी के पास भी नोटिफिकेशन आती है कि ब्लॉसमिंग फ्लावर कर्स ने ज़ाओये की लाइफ स्पैम में से 4 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम ले ली है और 1 साल की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। ये देख के तो कहीं भी कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि क्या अभी भी मैंने जिन लोगों को मारा इनके अंदर ज़ाओये भी थी? मेरे फ्लावर कर्स ने इसके अंदर से बस थोड़ी सी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्व किया। लगता है वो अपनी जिंदगी के अंत पे आ चुकी है, इसीलिए शायद उसने ये नाइट टेम्पलर्स को ज्वाइन कर लिया एक ब्लैक स्लेव के तौर पे। ये सारी ही तेरी गलती है, 100% तो ये सब कुछ डिजर्व करती है। एमसी यहाँ अपनी बहन के बारे में कुछ बोल ही रहा था, तभी इतने में वो बॉस एमसी के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देती है। एक जोरदार धमाका होता है, चारों तरफ धूल उड़ने लग जाती है और हमें इस धूल के अंदर दिखाया जाता है कि क्विंगफेंग ने घोस्ट ब्लर के थ्रू इसे डॉज कर लिया था और वो इसे डॉज करते हुए कह रहा था कि इस बॉस की फर्स्ट स्टेज इतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पर इस तरफ ये बॉस एक फॉर्मेशन के थ्रू हवा में लहर रहा था, पर जब वो अपनी ब्लेड के ऊपर एमसी का खून नहीं देखता तो वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो इसे इग्नोर करते हुए अपने दोनों सिकल्स को लेता है और चारों तरफ ही इनको घुमाने लग जाता है। नॉन स्टॉप वो ऐसे ही घुमाया जा रहा था, भले ही उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा हो। वो अंधाधुंध अपनी सिकल्स को घुमाता जा रहा था। थोड़ी देर में इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी और अपना एमसी आसमान में झूल रहा था। वो कहता है ये ऐसे ही अपने लॉक ब्लेड्स को तेजी से घुमाता ही रहेगा। इस टाइम पे हम कुछ फिक्स पॉइंट अटैक या रेंज फिजिकल अटैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो अपनी गिफ्ट ऑफ ग्लोरी का थ्रोट स्लिट और अपनी प्लेग ब्लेड लेके सीधा एक छलांग मारते हुए इसी स्टील सेंट के ऊपर कूद जाता है और नीचे आते ही एक इंस्टेंट शैडो स्लैश मार के इसके आर पार निकल जाता है। देखने को तो बस एक ही हमला था, पर एक ही हमले में इसको हजारों का डैमेज पड़ता है और सोने पे सुहागा। इसके बाद इसको एक थ्रोट कट का एडिशनल अटैक पड़ता है जिससे इसकी और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। इसके पूरे गले में एक जोरदार खून का धमाका हो जाता है, चारों तरफ खून का फव्वारा फैलने लगता है और एक ही हमले में इस बॉस की आधी हेल्थ हो चुकी थी। हमले के बाद क्विंगफेंग तो एकदम चिल मूड में सामने खड़ा था, पर ये बॉस वो तो एकदम खौफनाक लुक देते हुए एकदम डार्क टोन में कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। ये मंत्र बहुत अजीब है पर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो हम इसे स्किप करते हैं। क्विंगफेंग जब इसको ये मंत्र पढ़ते हुए देखता है तो मन ही मन सोचता है ये एक सेंचुरी का गार्डियन इसीलिए बन पाया है क्योंकि इसके पास है ये इसकी टेरिफाइंग सेकंड स्टेज। इधर हमें इस बॉस को दिखाते हैं। इसके मंत्र कंप्लीट होने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई नई एंटिटी ही जाग गई हो। एक धमाके के साथ इसके अंदर से बहुत ज्यादा डार्क ऑरा निकलने लगता है। ये ऑरा बहुत सारे बड़े बड़े हाथ नाखूनों का ही शेप लेने लग जाता है। ये देख के अपना एमसी सोचता है जब इसकी हेल्थ आधी से कम हो जाती है तो इसकी बॉडी के अंदर सील्ड एक डीमन जाग जाता है। इसके मेटेलिक शरीर के अंदर से बहुत सारी क्लिक क्लिक्स की आवाजें आ रही थी जो सुन के एमसी सोचता है कि इसने अब जितना भी डैमेज रिसीव किया है वो वापस हमलावर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने ऐसा भी सुना है कि इस डेविल के पेट में एक पोर्टल है, जो भी इसके द्वारा खाया जाएगा वो एक अनजानी सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि लोग टेलीपोर्ट होकर किसी वोल्केनो की गहराई में पहुंच जाते हैं, पर मेरी पिछली जिंदगी में कोई भी वहां से सक्सेसफुल होकर वापस नहीं आ पाया था। मुझे ऐसा लगता था कि इन इडियट्स ने कंफ्यूजन में किसी और गेम की सेटिंग को इसके साथ जोड़ दिया होगा, पर अब मुझे वहां तक जाने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होगी, वहां पे भी सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा को भी फॉलो कर लेना। और हाँ, ये बैकग्राउंड साउंड कुछ समय के लिए झेल लो, जल्दी मैं नया माइक भी ले आऊंगा, तो फालतू में कमेंट सेक्शन में कंप्लेन मत करना। अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।